Hello students, welcome back in our class. I know all of you are better. Let's continue our chapter first. In this chapter, we have discussed about nationalism in Europe. 1815 से 1830 का जो इरा था उसके अंदर कौन थे? कंजर्वेटिव थे। हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था 1815 से 1830 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान जो कंजर्वेटिव थे उनकी गवर्नमेंट रूल कर रही थी यूरोप के अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या टाइम पीरियड देखा था? 1830 टू 1848। अब क्या होता है 1830 के बाद जो है रिवॉल्यूशनरीज का पीरियड आ जाता है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है यूरोप के अंदर। इसी के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। क्या होता है 1830 वाले जो ईयर है, इस साल में क्या हुआ जिससे जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पे रिवॉल्यूशन होने लग गई थी। तो 1830 वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप के लिए एक बड़ी कठिनाई वाला टाइम पीरियड कह सकते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एंड द इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। क्या होता है 1830 को हम क्या कह सकते हैं? 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ होता है, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होने लग जाती है और जो है वर्कर्स कम ज़्यादा है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है कम है। क्या कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई थी यूरोप के अंदर। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज, जो गांव से जो लोग थे वो शिफ्ट हो गई थी, माइग्रेट कर गई थी कहाँ पे? शहरों के अंदर काम की तलाश में, और उनको जो है स्लम्स के अंदर रहना पड़ रहा था। आगे इसके अंदर देखते हैं भाई, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस टू द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब हमने क्या देखा था कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले आनी स्टार्ट हो गई थी। तो जो बिजनेसमैन थे फ्रांस के अंदर और जो दूसरी कंट्रीज थी वहाँ पे, तो उनको जो है इंग्लैंड से आने वाले जो सामान आ रहा था उसके साथ एक कंपटीशन को फेस करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड से जो बना हुआ सामान आ रहा था वो काफ़ी सस्ता भी था, मजबूत टिकाऊ था। इसीलिए जो दूसरे कंट्री थे यूरोप के अंदर उनको उसके साथ काफ़ी कंपटीशन करना पड़ रहा था। वेयर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन इन द ऑन द कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी एडवांस था दूसरी कंट्रीज की अपेक्षा। दिस वाज स्पेशली सो ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और सबसे ज़्यादा ये किसके अंदर था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर था, कपड़ा उद्योग जो था उसके अंदर था। which was carried out the mainly in the home of the small workshop was only partly machinized, क्योंकि दूसरे देशों में क्या था कि जो मोस्टली कपड़ा था वो कहाँ पे? घरों में, और छोटी छोटी जो वर्कशॉप होती थी वहाँ पे बनाया जा रहा था। कुछ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर कपड़ा तैयार किया जाता था। In those regions, Europe where the aristocracy still enjoy the power, the peasants struggle अंडर द बर्डन ऑफ द फेडरल ड्यूज एंड द ओब्लिगेशंस। अब क्या देखा यहाँ पे यूरोप के अंदर, जहाँ पे कई जगह पे क्या था, जो अरिस्टोक्रेसी थे, जो अमीर वर्ग था, जो वहाँ पे कुलीन वर्ग जो था वो इंजॉय कर रहा था पावर का, जबकि जो पीजेंट थे उस टाइम पे उनके पास काफी बर्डन था। फेडरल ड्यूज और ओब्लिगेशन का मतलब क्या कहेंगे? उनके पास काफी सारे कर थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। द राइज ऑफ द फूड प्राइस ओवर द ईयर हैड of a bad harvest led to the widespread popularism in the town and city। तो क्या हुआ कि जो 1830 का जो इरा है वहाँ पे उस टाइम पे, तो फूड के जो प्राइस है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है, सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो इसमें क्या होता है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी, उनके रेट काफ़ी बढ़ चुके थे। तो इस तरह से टाउन और शहरों के अंदर क्या देखने को मिलती है? गरीबी जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इन द ईयर ऑफ 1848 वंस सच ईयर, एक ऐसा ही साल था 1848 वाला भी। फूड स्टोरेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस ऑन द रोड। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ही
जो लोग हैं परेशान थे गरीबी से भी और अनएम्प्लॉयमेंट से भी। इसीलिए पेरिस के अंदर, पेरिस क्या है बेटा, फ्रांस की कैपिटल है, तो पेरिस के जो लोग हैं वो कहाँ पे आगे रोड के ऊपर आ जाते हैं। एंड बैरिकेड्स वर इरेक्टेड ऑन एंड द लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब क्या होता है, बैरिकेड्स का मतलब रोडों के ऊपर रोक दिए गए, अवरोध लगाए गए, रोक दिए गए, और जो है लुई 16 को जो है भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। A National Assembly proclaimed a republic granted suffrage to the adult males above 21। अब नेशनल असेंबली बनाई गई फ्रांस के अंदर, ए रिपब्लिक गवर्नमेंट की बनाई गई वहाँ पे, और ग्रांटेड जिसने क्या है सभी अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जो सभी मेल पुरुष थे वहाँ पे 21 साल से ऊपर, उन सभी को राइट ऑफ वोट दिया गया। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और नेशनल वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए जिससे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। अर्लियर इन द 1845 द वीवर इन द सिलिसिया हैड ए लेड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा ही 1845 की घटना दिखा रखी है जो सिलिसिया के अंदर होती है। वहाँ पे भी क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बुनकर्स जो वीवर होते हैं उनको बहुत कम पे करते थे बने हुए माल की, तो वो क्या करते थे, वो जो रॉ मटेरियल था वो उनसे कम पैसे में ले रहे थे, और फिनिशिंग जो चीज़ थी वो उनको काफ़ी महंगे दामों पे प्रोवाइड करवा रहे थे। तो यहाँ पे भी दिखाया गया है एक घटना। इन दीज विलेजेस, यहाँ पे एक गाँव है जो कि 18,000 यहाँ पे रहने वाले लोग आबादी थी एक तरह से। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे वो कॉटन वीविंग का काम करते थे। द मिस्ट्री ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी या मुसीबतें थी। द डिप्रेट नीड फॉर जॉब हैड बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो डिप्रेट नीड फॉर जॉब, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी नौकरी की, हैज, तो इसका फ़ायदा उठाया गया किसके द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा, टू रिड्यूस द प्राइस। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो क्या करते कि जो वर्कर्स थे या जो वीवर थे उनके बने हुए सामान को काफ़ी कम पैसों में उनसे लेते थे। ऑन 4 जून एट 2 PM, अब क्या होता है, 4 जून की यहाँ पे घटना बताई गई है, 2 बजे की बात है। ए लार्ज क्राउड ऑफ द व्यूवर एमर्ज फ्रॉम देयर होम एंड मार्च इन पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हाई वेजेस। अब क्या होता है कि 4 जून को की घटना है, यहाँ पे सारे वर्कर्स जो है निकल के आते हैं, वो पेरिस की घटना है ये, और वो क्या करते हैं, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी कोठियों का घेराव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे वर ट्रीटेड विद द स्कॉर्न एंड द थ्रेट्स। अब क्या किया गया, उनके साथ घृणा वाला बर्ताव किया गया और उनको धमकियां भी दी गई। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर, और इन सब घटनाओं का पालन को देखते हुए क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेशन था लोगों का, वो जबरदस्ती अपने कॉन्ट्रैक्टर के जो मालिक थे उनके घर में घुस जाते हैं और वहाँ पे तोड़फोड़, स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इट्स एलिगेंट विंडो, चमचमाती हुई जो विंडो थी, जो पेन, जो वहाँ पे फर्नीचर जो है, प्रोक्लेम का मतलब जो चीनी मिट्टी के बने हुए जो सजावट की जो वस्तुएं होती हैं कोठियों के अंदर, उन सभी को तोड़ा फोड़ी वहाँ पे उन्होंने कर दिया। ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, एक दूसरा ग्रुप जो था वो स्टोर हाउस में स्टोर हाउस जो गोदामों के अंदर जाते हैं, एंड प्लंडर लूट इट ऑफ द सप्लाई ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू सेल। तो अब क्या किया उन्होंने, वो गोदामों के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनके बने जो कपड़े बने हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे जाके काफ़ी तबाही मचा दी, सारा कपड़ा खराब कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड दिस फैमिली, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको अपने परिवार के साथ जो है भागना पड़ा था पास के गांव में, परंतु वहां भी उसको शेल्टर नहीं मिली थी। ही रिटर्न 24 आवर लेटर, वो 24 घंटों के बाद लौट के आता है आर्मी की हेल्प से। फिर भी लोगों के बीच में और जो कॉन्ट्रैक्टर था काफ़ी उनके अंदर जो है टकराव चलता रहा, और इसमें क्या होता है कि जो 11 व्यूवर थे उनको गोली मार दी गई थी। ये घटनाएं घटती हैं यूरोप के अंदर। एक और टॉपिक है यहाँ पे बेटा, 48 की घटना दिखा रखी है, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स।
48 में क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन दिखाई गई यहाँ पे लिबरल्स के द्वारा। अब तक तो देखते हैं, पहले जो पार्ट में अभी भी बात की थी तो उसमें हमारे पीजेंट और वर्कर्स के बारे में बात की है। अब यहाँ पे लिबरल्स आएंगे। लिबरल्स में कौन आते हैं, जो न्यू मिडिल क्लास थी, जो प्रोफेशनल, जो एजुकेटेड और प्रोस्पेरस पर्सन आते हैं यहाँ पे। पहले टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, एक तरफ तो जो पुअर लोग थे उन्होंने अपनी रिवोल्ट को कंटिन्यू किया है, उसके साथ साथ में जो दूसरे मिडिल क्लास थे जो कि लिबरल्स थे, उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया 1848 में। उन्होंने भी इस टाइम का फायदा उठाया। यहाँ पे ए रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। तो यहाँ पे क्या है कि मिडिल क्लास जो थी, इन्होंने भी अपने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इवेंट ऑफ फरवरी, यहाँ पे बात है फरवरी 1848 की। फ्रांस हैड ब्रोट अबाउट द, तो फ्रांस के अंदर क्या है, जो एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया गया और रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल, और जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक बेस्ड बनाई गई। यूनिवर्सल मेल सरफेस, यूनिवर्सल का मतलब सभी को राइट ऑफ वोट दिया गया। हैड बीन प्रोक्लेम्ड का मतलब दिया गया। इन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप वेयर द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, जो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे यूरोप के, सच एज जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन। तो जो दूसरे देश थे, जो नेशन स्टेट नहीं थे, वहां पे भी लोगों ने क्या किया, अपने आप को कंबाइन किया, जोड़ा और डिमांड की, किसके लिए, संविधानवाद के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए यहाँ पे डिमांड की है लोगों ने। यूरोप के दूसरे भाग की बात है यहाँ पे। They took advantage for the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on the parliamentary principle। अब यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या डिमांड रखी है कि ग्रोइंग पॉपुलर, कि जो लोगों के अंदर एक तरह से अनरेस्ट का मतलब एक असंतोष फैलता जा रहा था। देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन, उनका डिमांड क्या कि उन्होंने एक नेशन स्टेट बनाया जाए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, फ्रीडम फॉर प्रेस फ्रीडम हो और फ्रीडम फॉर एसोसिएशन, और लोगों को एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता मिले। ये कुछ डिमांड उठाई जाती हैं। इन द जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडिल क्लास। जर्मन रीजन की बात करते हैं यहाँ पे। तो अब तक हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था, अब जर्मनी की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी वही है, जो लिबरल्स क्लास थी, जो प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरिस आर्टिशियन थे, केम टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर एंड डिसाइड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली बनाने की डिमांड करते हैं और सभी को राइट ऑफ वोट देने की डिमांड करते हैं। सेम घटनाएं जो थी वो जर्मनी के अंदर भी घट रही थी। ऑन मई 1848 831 elected representative marched in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the चर्च ऑफ सेंट प्लू। अब क्या होता है, सेंट पॉल जो है एक चर्च है, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के अंदर, वहां पे नेशनल असेंबली बनाई गई थी जिसमें 831 इलेक्टेड मेंबर थे। दे ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, उन्होंने देश के लिए कानून बनाया था और कानून बना के है उसका जो हेड था बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, और उसका जो हेड बनाया गया जिस राजा को, उसको संविधान के अंडर में ले लिया गया। मतलब क्या कह सकते हैं कि जर्मनी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया, एक संवैधानिक मुखिया बनाया गया, राजा भी रहेगा पर संविधान के अंडर में रह के काम करेगा। when the deputies offer the crown on this term of the Frederick William IV king of the Persia, तब जो प्रोसेसन था, जो क्या कहेंगे, जो हमारे प्रतिनिधि थे, डिप्यूटाइज जो थे, उन्होंने ऑफर किया, जो जर्मनी के जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे उन्हें कानून बना दिया, और कानून बना के जो हेड था वो कौन रहेगा, मोनार्क रहेगा, पर काम किसके अकॉर्डिंग करेगा, जो पार्लियामेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और एक जो उस टाइम पे जो डेपुटीज का मतलब जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या किया, इस ऑफर को लेके वो राजा के पास गए और राजा को बोला गया कि आप इस ऑफर को स्वीकार करोगे। उस टाइम पे राजा कौन था वहां पे, हम किसकी बात करें, जर्मनी की, तो फेडरिक विलियम फोर्थ जो थे वो वहां के राजा थे, किंग ऑफ पर्सिया, मतलब जर्मनी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ही रिजेक्टेड इट, उसने उसको मना कर दिया, एंड ज्वाइन द अदर मोनार्क, उसने दूसरे राजाओं को जो है ज्वाइन कर लिया, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, जो कि
अपोज कर रहे थे इलेक्टेड असेंबली, जो असेंबली बनाई गई थी थर्ड स्टेट के या मिडिल क्लास के द्वारा, तो उसका विरोध किया गया मोनार्क के द्वारा। इन शॉर्ट में क्या बताया गया कि जर्मनी के अंदर भी लोगों ने, जो मिडिल क्लास थे, उन्होंने भी अपने देश के लिए आवाज उठाई है, देश के लिए रिपब्लिक गवर्नमेंट की डिमांड की है, और एक नेशनल असेंबली बनाने के लिए डिमांड की है। और सभी लोग जो हैं, सेंट पॉल जो है फ्रैंकफर्ट के अंदर एक चर्च है, वहां भी इकट्ठे होते हैं, और सभी ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की डिमांड रखी है। और परंतु जो लुई फोर्थ फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो है पर्शिया के उस टाइम पे राजा होते थे, उन्होंने इसके जो असेंबली ने जो ऑफर दिया था उसको मना कर दिया, और वो भी असेंबली के विरोध करने वाले थे, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। While the opposition of the aristocracy and the military became stronger, अब क्या बताया गया है, जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो स्ट्रोंगर होते जा रहे थे। सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, परंतु जो पार्लियामेंट है वो सोशली रूप से एक तरह से इरोडेड का मतलब कमजोर हो रही थी। कमजोर क्यों हुई थी? क्योंकि दिस पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, क्योंकि इस पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमेन था यहाँ पे। एंड हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ द वर्कर एंड आर्टिस्ट, उन्होंने जो आर्टिस्ट थे और जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड्स का विरोध किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट में कौन थे? मिडिल क्लास थे। तो इसीलिए एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट, इसीलिए वो अपना सपोर्ट खो देते हैं। एंड इन द एंड ऑफ द ट्रूप वर कोल्ड इन द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड, तो इसीलिए क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के द्वारा उठाया गया जो आंदोलन था उसको भी दबा दिया गया, और जो असेंबली थी उसको भी भंग कर दिया गया। इन शॉर्ट में क्या बताया गया, यहाँ पे पेरिस की घटना दिखाई गई है, पेरिस में क्या हुआ था, और जर्मनी की घटना दिखाई गई है यहाँ पे। अगले यहाँ पे एक पैराग्राफ रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू।